हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहेड विद साइंस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब चीज़ें हमने पहले भी पढ़ चुकी हैं। आज हम सिर्फ समरी पढ़ेंगे। समरी की बात करें तो यहाँ पर हम सेल की समरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सेल। डेफिनेशन ऑफ सेल, एज वी ऑल नो, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। तो ये एक डेफिनेशन है जो हमारे दिमाग में एकदम से बैठ गई है। हम समझ गए हैं कि सेल जो होती है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि जो सेल होता है उसमें तीन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। एसेंशियल पार्ट्स वो होते हैं जो कि बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट्स अगर सेल में ना प्रेजेंट हो तो सेल डेड हो जाएगा, इसीलिए इनको एसेंशियल पार्ट्स कहा जाता है। उसके बाद सेल के अंदर की बात करें, जैसे यहाँ पर प्लांट सेल लिखा हुआ है और एनिमल सेल बना हुआ है, राइट। तो सेल के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो सेल के अंदर पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स बोथ इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कुछ पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इस ऑर्गेनल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपना यूनिक फंक्शन होता है। एंड ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पर काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स दोनों में सेम होते हैं। ऑलराइट, अब हम जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिमिलरली अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो भी हम समझेंगे, हम पहले भी समझ चुके हैं। प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। इसी तरीके से प्लांट सेल में लाइजोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में लाइजोसोम्स पाए जाते हैं, पर प्लांट सेल्स में लाइजोसोम्स एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, पर प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेम होते हैं, और कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे पर एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे, एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल में एब्सेंट होंगे, वाइस वर्सा। अभी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे, पर वो सेल समरी के बाद वाला जो होगा वीडियो उसमें मैं बताऊंगी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि हमारे एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, और सेल के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनल्स कहा जाता है। उसके अलावा हमने ये भी समझा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होता है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स उनके सेम होते हैं। अब एक और चीज़ होती है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में फ्लूइड सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, तो अब जो नेक्स्ट चीज़ हम समझने वाले हैं वो है सेल के सारे पार्ट्स एक बार हम समझ लेंगे। पहला चीज़ ये होती है कि सेल में सेल वॉल पाई जाती है। ये सारे पार्ट्स हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल में सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और ये जो पार्ट होता है सेल का ये डेड पार्ट होता है। अगर हम लोग एल्गी की बात करें और प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स और एल्गी में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। फंगस, फंगाई एंड बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किसका बना होता है? वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो रेगुलेट करता है द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर जो मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वही रेगुलेट करता है। हमने पढ़ा था डिफ्यूजन के बारे में, फिर किस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू ऑस्मोसिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी पढ़ा था कि तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो किस तरीके से किसी भी मटेरियल का मूवमेंट होता है इनसाइड टू आउटसाइड द सेल एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, अब ये देखो न्यूक्लियस आया। न्यूक्लियस सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल पाया जाता है
हमारे सेल में, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ट्रांसफर्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, वो न्यूक्लियस के थ्रू ही होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में होते हैं डीएनए। डीएनए हमने पढ़ा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनल या पार्ट के बारे में हम बात करते हैं, उसका नाम है, न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया, उसका नाम है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के बारे में हम समझें तो सेंट्रोजोम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये जो होता है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन जो होता है उसमें हेल्प करता है। तो सेंट्रोजोम का काम क्या होता है, सेंट्रोजोम क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एंड ओनली इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम इज एब्सेंट। सेंट्रोजोम के बाद हम समझ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और उसको करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उससे एटीपी बनता है। एटीपी जो होता है दैट इज हाउ द एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। जैसे हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो बिना एनर्जी के नहीं हो सकती हैं, उसी एक्टिविटीज को करवाने के लिए एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। एटीपी जो होता है वो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, करेंसी ऑफ द सेल। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, और वो लास्ट सर्फेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो सब चीज़ें हमने समझी थी। उसके बाद होता है नेक्स्ट जो ऑर्गेनल के बाद जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, हमने समझा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीज़ बनती है, से फॉर एग्जांपल अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स उसके सर्फेस पे अटैच होते हैं, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, और ये जो प्रोटीन सेल के किसी भी रीजन में जब रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ पर थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट होता है, सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूब्स, वेसिकल्स एंड शीट्स। तो हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्यूब्स का, वेसिकल्स का और शीट्स का बना होता है, और एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है, और ये चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है जो कि हम लोग इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग समझेंगे, वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और लाइसोसोम जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं, प्लांट सेल में लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो लाइसोसोम्स में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो वो क्या करते हैं, वो डेड या फिर वोन आउट सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं थ्रू द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो सेल्स जो होते हैं व्हेन दे आर डैमेज्ड दे आर डाइजेस्टेड बाय देयर ओन लाइसोसोम्स, इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, या फिर उनको डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुइसाइडल और डाइजेस्टिव बैग्स। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि जब सेल डैमेज होता है और यहाँ पे सेल वोन आउट हो जाता है तो वो सेल लाइसोसोम्स बर्स्ट करके पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स या फिर इनको डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है उसे कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए के बने, प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, नॉट डीएनए, आरएनए के बने होते हैं। उसके बाद जो होता है उसे हम लोग कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है।
प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसका काम ये होता है कि वो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्टोर करना, या फिर इंटरनल प्रेशर ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो इंटरनल प्रेशर होता है उसको मैनेज करना, ये काम होता है वैक्यूल का। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि वैक्यूल जो होता है वो एक तरीके से स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है सेल को, क्योंकि जो सेल सैप होता है वैक्यूल में उसकी वजह से वो टर्जिड हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स टर्जिडिटी और रिजिडिटी मेंटेन करने की वजह से सेल को एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है वैक्यूल। सो वैक्यूल के बारे में हमने समझा। उसके बाद जो लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। ये एक तरीके से सैक्स होते हैं, राइट। और प्लास्टिड की बात करें तो दो तरीके के प्लास्टिड होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड होता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट से पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स भी पाए जा सकते हैं, और ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स पाए जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दी ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल। सो दैट इज व्हाट अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद दूसरा जो हमने समझा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो फैट और प्रोटीन्स को स्टोर करता है, या फिर वो स्टार्च, ऑयल, ग्रान्यूल्स को भी स्टोर कर सकता है। ओके, अब हमने ये सब समझ लिया। इसमें से चार चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हमें समझना है कि दूसरे नाम से फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, या फिर ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर या फिर ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। राइबोसोम से प्रोटीन बनता है इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और लाइसोसोम्स को कहते हैं डाइजेस्टिव बैग्स या फिर सोसाइटल बैग्स। सो दैट इज ऑल फॉर सेल समरी। Please like, share, and subscribe, and thanks for watching.